नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर हमारा चौथा है। इसके पहले मैंने भाई इस चैप्टर के यानी विद्युत चैप्टर के 3 लेक्चर्स कर लिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जा करके आप जरूर देख लीजिए भाई, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमारे पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर का केवल 10th में ही नहीं भाई, इसका काम 12th में भी लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे सिलेबस में दिया गया है विद्युत चैप्टर, और इससे हमारे पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखिए, हमें आज क्या देखना है। हमें आज देखना है ओम का नियम व सत्यापन। और ओम का नियम व सत्यापन एक ऐसा सत्य करने वाला ओम है, मतलब ओम से संबंधित जो है इसका हमें सत्य भी करना पड़ेगा ओम के नियम को। और जो ओम का नियम है यहाँ पर इसके जो फॉर्मूला है ओम का, वहाँ से हमारे पेपर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये ओम का नियम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ओम का नियम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। और आपको भाई ये ओम का नियम मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाऊंगा, और आसान भाषा में एकदम भाई आपको याद हो जाएगा भी। और देखिए, ओम का नियम जो है सत्य करने में सबसे पहली बात मैंने आपको कल पढ़ाया था विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया है। हालांकि आज भी बताऊंगा, लेकिन जो बच्चा कल पढ़ा होगा ना, इसके पहले वाले जो मैंने विद्युत परिपथ पढ़ाया है, अगर जो बच्चा वो वाला लेक्चर देखा होगा, मेरा भाई जो वाला लेक्चर देखा होगा, उसको भाई ये ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। क्योंकि विद्युत परिपथ मैंने कल पढ़ा दिया है। विद्युत परिपथ में क्या पढ़ाया है, विद्युत परिपथ में मैंने क्या बताया कि वो अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, धारा प्रवर्तक का संकेत क्या होता है भाई, बैटरी का संकेत क्या होता है। ये सभी चार जो संकेत हैं भाई, इनको मैंने पिछली वाली क्लास में कराया है, यानी लेक्चर्स 3 में करा दिया है। क्योंकि वहां से हमारे पेपर में भाई बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ विद्युत परिपथ बनाने का एकदम सहज तरीका भी आपको बताया है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर, मेरे कहने पर एक बार जरूर उसको देख लीजिए। एक बार अगर आप उसको देख लेंगे तो ये वाली क्लास भाई मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये वाली क्लास आपको बहुत आसान लगेगी। हालांकि मैं यहां पर भी एकदम आसान शब्दों में बताऊंगा, लेकिन वो वाला लेक्चर देखना जरूरी है। क्योंकि हर एक टॉपिक भाई हमारे जब सिलेबस में दिया है तो हमें हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। हमें केवल वो नहीं पढ़ना जो हमारे पेपर में आता है। अगर मान लीजिए मैंने आपको वही वही पढ़ा दिया जो हमारे पेपर में आता है, अगर वो पेपर में ना आया तब क्या होगा भाई। इसलिए सभी को पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम क्या होता है इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, उसके बाद ओम का नियम सत्यापन करवाऊंगा। तो देखिए, ओम का नियम का डेफिनेशन मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा और उसका फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको ओम के नियम का सत्यापन यानी सिद्ध भी करवाऊंगा कि ओम का नियम कैसे आया। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले बात, ओम का नियम होता क्या है। ओम का नियम वो होता है यदि किसी चालक तार, कोई चालक तार है, उसमें क्या होगा, मैंने क्या आपको बताया, ओम का नियम यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो समान रहेगा। समान रहेगा ना भाई। तो देखिए यहां पर लिखवा कर बताता हूं मैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था या उसकी ताप को ना बदला जाए तब चालक तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर यानी वी रहेगा वो नियत रहेगा, वह धारा का अनुपात नियत रहेगा भाई। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए। यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप प्रकृति, ताप मतलब टेम्परेचर, और उनकी प्रकृति, ताप प्रकृति आदि ना बदली जाए, ना बदली जाए
ना बदली जाए, तब चालक तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर, देखिए ये क्या है, ये चालक तार है, इनके बीच में जो विभवांतर V होगा ना उसका और धारा का जो अनुपात, धारा क्या होगा I, विभवांतर व धारा का जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा। यही क्या कहलाएगा, ओम का नियम कहलाएगा। मैंने क्या बताया, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, प्रकृति आदि ना बदली जाए तब चालक तार, तब चालक तार के सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच, ये चालक तार का क्या है, दोनों सिरा है और इनके बीच विभवांतर, विभवांतर व धारा का अनुपात, विभवांतर व धारा का जो अनुपात है, धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, ओम का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। देखिए भाई, मैं हर एक चीजों को लिख लिख करके और एकदम आसान शब्दों में डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। अभी जब सिद्ध कराऊंगा ओम का नियम तब देखिए भाई क्लैरिटी। सबसे पहली बात, वो भाई एक टीचर वही है जो किताब में दी हुई चीजों को एकदम आसान बना दे भाई, और यहां पर हर एक चीजों को आसान शब्दों में लिखा रहा हूं। देखिए डेफिनेशन में मैंने क्या बताया, यदि किसी चालक तार, ये कोई चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्था जो होगी उसमें ताप जो होगा यानी इनके बीच में टेम्परेचर जो होगा और इनकी जो प्रकृति होगी उसको बदली ना जाए। मतलब यहां पर कहा गया है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जो है और उनका जो ताप है और प्रकृति है उनको हमें नहीं बदलना है, तब चालक तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर V होगा और धारा I का जो अनुपात होगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहलाता है। अच्छा, अब भाई हम यहां पर लिख देते हैं, क्या यहां पर कहा है कि विभवांतर और धारा का अनुपात करना है, विभवांतर और धारा का अनुपात करना है, मतलब बटे में लिखना है। धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। क्या होगा यहां पर, नियतांक आ जाएगा। अच्छा, हमें यही तो कहा है कि विभवांतर व धारा का अनुपात नियत रहता है। अनुपात का मतलब ही होता है कि इनको बटे में लिख दो। देखिए हमें क्या कहा गया है, हमें यहां पर कहा गया है ना, तब चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर V, विभवांतर और धारा का अनुपात I जो होगा वो नियतांक रहेगा। जहां पर R जो है वो क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। यहां पर लिख दे रहा हूं, हर एक चीजें लिख दूंगा भाई, हर एक चीजें, ताकि आपको हर एक चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। जहां पर R क्या है, यहां नीचे लिख रहा हूं, जहां R क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध है। बताइए क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई? ये तो मैंने यहां पर लिख दिया विभवांतर, धारा और ये नियतांक हो गए। जहां पर R क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। इतनी बातें मैंने आपको बताई। अच्छा, अब विभवांतर को मैं लिखता हूं V से और धारा को लिखता हूं I से, और यहां पर बराबर हो गया R, जहां पर R क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। इसका मतलब R बराबर निकल कर आया V बटे I। R बराबर क्या निकल कर आया, R बराबर निकल कर आया V बटे I। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया हमको, ये ओम के नियम का क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। और इसी पर बेसिस जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पेपर में उनको आपको लगाना पड़ेगा। भाई मैं आपके लिए क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल सीरीज जो है एक लेकर के आऊंगा, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स को करा दूंगा पिछले 5-6 वर्षों में पूछे हुए। लेकिन सबसे पहली बात, यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। ये ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे उनका ताप और उनकी प्रकृति को हमें बदलना नहीं है, तब चालक तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर V होगा वह धारा का अनुपात, धारा I, उनका हमें अनुपात जो है क्या मिलेगा,
उनका अनुपात नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, वही ओम का नियम कहलाएगा। अच्छा, मैंने विभवांतर बटे धारा लिखा, यही हमें कहा ना अनुपात में लिख दो, विभवांतर बटे धारा लिखा, जहां पर हमें नियतांक मिल गया, और यहां पर होगा आर जो है वो विद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, आर बराबर बी बटे आई आ गया, क्योंकि विभवांतर को हम बी से डिनोट करते हैं और धारा आई होता है, और बराबर निकल कर आ गया आर, जहां पर वी विभवांतर है, आई जो है धारा है, और आर जो है विद्युत प्रतिरोध है। लिख दे रहा हूं यहां पर लिख दे रहा हूं, वी क्या है और आई क्या है और आर क्या है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ताकि हमारे पेपर में ऐसे कह के देगा कि इतने वोल्ट का क्या है विभवांतर है। विभवांतर जब आपको पता होगा कि विभवांतर को V से डिनोट किया तभी तो आप लगा पाएंगे, इसलिए मैं यहां पर हर एक चीजों को लिखवा दे रहा हूं। देखिए V क्या है, V है विभवांतर, विभवांतर, और I क्या है धारा का, इसे धारा को से डिनोट किया जाता है, और आर क्या है विद्युत प्रतिरोध है। चाहे विद्युत प्रतिरोध लिखिए, चाहे विद्युत ना लिख करके केवल प्रतिरोध लिख दीजिए, क्या होगा प्रतिरोध। बस इतनी बातें बताइए, क्या आपको क्लियर हो गई? अगर यहां तक की बातें क्लियर हो तो मैं अब आगे चलता हूं, ओम के नियम का सत्यापन करवाता हूं, मतलब ओम के नियम कैसे सिद्ध किया जाता है, ये बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। बताइए भाई, क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई जितना मैंने आपको बताया? यहां पर देखिए, मैंने हर एक डेफिनेशन को आसान शब्दों में लिखा है। मैंने केवल इतना ही लिखा है, यदि कोई चालक तार है, उनकी भौतिक अवस्था और प्रकृति को हमें नहीं बदलना है और उनके ताप को नहीं बदलना है, तब चालक तार के सिरों के बीच, मान लीजिए ये क्या है चालक तार है, इनके सिरों के बीच में जो विभवांतर V होगा और धारा I का जो अनुपात होगा इन चालक तार के सिरों के बीच में, वो क्या होगा उनका अनुपात है। अनुपात मतलब बटे में लिख दो, वो क्या आएगा नियतांक आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आएगी। वही यहां पर लिखे हमने विभवांतर, ये भाई विभवांतर रहेगा, इसको पूरा लिखता हूं विभवांतर, यहां पर विभवांतर सही है। देखिए विभवांतर बटे धारा का जो अनुपात होगा वो क्या रहेगा नियतांक रहेगा। अच्छा, जहां पर आर विद्युत प्रतिरोध है, आर बराबर बी बटे आई निकल कर आ गया। मैं ये आपको 3 बार समझा चुका, इसलिए ताकि ओम के नियम का जब आप सत्यापन करें वहां पर आपको 1% का भी दिक्कत ना हो। पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ओम के नियम का सत्यापन कर पाएंगे। बताइए भाई, क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अगर यहां तक की बातें क्लियर हो तो मैं अब चलता हूं ओम के नियम को सत्यापित करने। तो भाई देखिए, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन करने से पहले सबसे पहले आपको विद्युत परिपथ बनाना आना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि विद्युत परिपथ बनाना आना चाहिए। तो देखिए, मैंने इसके पहली वाली क्लास में विद्युत परिपथ बनाना सिखा दिया है। हालांकि इस क्लास में भी आपको विद्युत परिपथ बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर ओम के नियम का सत्यापन करने में हमें विद्युत परिपथ की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैं आपको विद्युत परिपथ बना करके दिखाता हूं। ध्यान से समझिएगा हर एक बातों को, जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा अगर आपने कानों से सुन लिया ना भाई, तो जान लीजिए कि ओम का नियम का सत्यापन आप सुन करके ही कर देंगे। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन भाई नोट्स आप लोग बनाएंगे जरूर, क्योंकि नोट्स आप अगर नहीं बनाएंगे तो चीजें कुछ दिन तक आपको याद रहेंगी, उसके बाद वो चीजें भूल जाएंगी, इसलिए नोट्स जरूर बनाइएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले मैं आपको विद्युत परिपथ बना करके दिखाता हूं। देखिए ये विद्युत परिपथ में सबसे पहले मैंने क्या जोड़ा, बल्ब जोड़ा। ये क्या है, बल्ब। अच्छा, ये बल्ब है, और यहां पर मैंने ये ऐसे यहां पर वोल्ट मीटर जोड़ दिया। वोल्ट मीटर V होता है। अगर आपको ये सभी चीजें डिटेल में जाननी हो तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि इसका संकेत क्या होता है, हर एक चीज का संकेत मैंने बता दिया है, क्योंकि वहां से पेपर में हमारे बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं। हालांकि इस विद्युत परिपथ में जो भी संकेत होगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने क्या बनाया, यहां पर प्रतिरोध बनाया। ये क्या है, ये प्रतिरोध है। अच्छा, उसके बाद यहां से निकला ऐसे तार, ये यहां पर आया और यहां पर इसको मिल गया अमीटर, यहां पर अमीटर जोड़ दिया। अमीटर क्या मापता है, अमीटर धारा के मान को मापता है। यहां पर ये माइनस हो गया। अच्छा, यहां पर मैंने धारा प्रवर्तक कहा है,
ये क्या है, धारा परिवर्तक। ये अच्छा, यहाँ पर धारा परिवर्तक, यहाँ पर उसके बाद मैंने कुंजी जोड़ दिया। कुंजी को दबाने पर ही धारा जो होगा वो आगे बढ़ पाएगा, लेकिन ये मैंने बंद कुंजी दबाया, ये बंद कुंजी लगाया है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने बैटरी को जोड़ दिया। अब बैटरी क्या होती है ये बात अगर आपको जाननी हो तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ बैटरी क्या होता है। जब दो या दो से अधिक सेल को मिलाया जाता है तब बैटरी का निर्माण होता है। यहाँ पर ये प्लस, ये वाला माइनस। प्लस क्यों, क्योंकि ये बड़ी डंडी जो है वो प्लस उधर रहेगा और छोटी डंडी के पास माइनस रहेगा। अच्छा, धारा इधर से बहती हुई गई, ऐसे धारा बही और यहाँ पर धारा आकर के बैटरी में चली गई माइनस तरफ। तो बताइए क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। ये मैंने क्या बनाया, विद्युत परिपथ बनाया। विद्युत परिपथ में ये क्या है, बल्ब है, ये वोल्टमीटर है, ये क्या है, प्रतिरोध है, ये अमीटर है, ये धारा परिवर्तक कुंजी, और ये क्या है, बैटरी है। इनका मैंने नाम बताया ये आपको। अच्छा बताइए क्या आपको ये विद्युत परिपथ बनाया जो मैंने वो समझ में आया कि नहीं, आपको बताइए ये बातें आपको समझ में आई या नहीं। इतनी बातें तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अगर ये बातें समझ में आ गई हों तो मैं अब आगे कुछ लिखवाता हूं, क्योंकि देखिए ओम के नियम का सत्यापन करने में हमें बहुत सी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा हाँ कि ये कैसे सिद्ध किया गया है। तो देखिए, माना एक विद्युत परिपथ, ये मैंने एक विद्युत परिपथ बनाया है जिसमें बल्ब, प्रतिरोध, अमीटर और धारा परिवर्तक कुंजी और बल्ब को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा, मतलब सीधे जोड़ दिया है। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। हाँ भाई, इसको मैंने समांतर क्रम में जोड़ा है, क्योंकि मैंने खुद जोड़ा है तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि मैंने इसको जोड़ा है। और ये अक्सर बात है कि हमेशा जो अमीटर होता है वो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, इसके नीचे आपको लिखना है ये बात जो मैं लिखने जा रहा हूं। माना एक विद्युत परिपथ, माना एक विद्युत परिपथ जिसमें बल्ब, उसके बाद बल्ब के बाद मैंने क्या जोड़ा, प्रतिरोध, मैं यही भाई विद्युत परिपथ देख करके ही लिख रहा हूं यहां पर चीजें। देखिए मैंने क्या लिखा है, माना, यहां पर क्या होगा, माना एक मैंने विद्युत परिपथ लिया, ये विद्युत परिपथ मैंने ले लिया। अच्छा, विद्युत परिपथ में जिसमें क्या लगाया, एक बल्ब लगाया, प्रतिरोध लगाया, उसके बाद अमीटर, प्रतिरोध के बाद क्या लगाया, अमीटर, अमीटर, उसके बाद धारा परिवर्तक, धारा परिवर्तक, धारा परिवर्तक के बाद मैंने क्या लगाया, धारा परिवर्तक के बाद लगाया कुंजी, कुंजी, उसके बाद क्या लगाया, बैटरी, बैटरी, आदि को, आदि को श्रेणी क्रम में, आदि को श्रेणी क्रम में, क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ोगे, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने क्या लिखा, माना एक विद्युत परिपथ लिया जिसमें बल्ब, प्रतिरोध, अमीटर और धारा परिवर्तक, कुंजी, बैटरी आदि को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता
देखिए भाई, मैं हाथ से हर एक चीज़ों को लिख करके आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये सभी चीज़ें मैं लिख कर भी ला सकता है, लेकिन अगर मैं ये सभी चीज़ें लिख कर ला देता तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं अपने हाथ से ही यहाँ पर चित्र के माध्यम से हर एक चीज़ों को समझाते हुए लिख रहा हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ओम के नियम को सत्यापन करने में सबसे पहले एक विद्युत परिपथ की आवश्यकता हुई। मैंने माना एक विद्युत परिपथ है जिसमें बल्ब, ये क्या है, प्रतिरोध है, ये अमीटर है, ये धारा परिवर्तक है, ये कुंजी है और ये बल्ब है। इनको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, मतलब सीधे जोड़ दिया। लेकिन जो वोल्ट मीटर है इसको मैंने विद्युत परिपथ में, भाई इसको मैंने समांतर क्रम में जोड़ा है, क्योंकि ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब यहां से मेन बातें शुरू होती हैं। अब देखिए, कुंजी को दबाने पर अमीटर से धारा का मान, ध्यान समझिए, कुंजी को दबाया जब मैंने, ये कुंजी को मैंने दबा दिया, ये खुली कुंजी हो गई। अब इसमें धारा फ्लो होने लगेगी और ये बल्ब बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। मैंने यहां से क्या हुआ, कुंजी को दबाया, अब अमीटर से मैंने धारा का मान नोट कर लिया। ध्यान समझिए भाई, मैंने कुंजी को दबाया और अमीटर से धारा के मान को नोट कर लिया और वोल्ट मीटर से विभवांतर को नोट कर लिया। मैंने कुंजी को दबाया और अमीटर से धारा का मान नोट कर लिया, क्योंकि अमीटर धारा को मापने वाला यंत्र होता और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने वाला यंत्र होता है। अच्छा, अमीटर से धारा के मान को नोट कर लिया और वोल्ट मीटर से विभवांतर के मान को नोट कर लिया। अब ये क्या है, ये धारा परिवर्तक है। धारा परिवर्तक की सहायता से मैंने धारा के मान को बदल बदल करके, मैंने क्या किया, धारा परिवर्तक ये है, अब धारा परिवर्तक की सहायता से मैंने धारा के मान को बहुत बार बदला, यानी धारा परिवर्तक की सहायता से धारा के मान को बदल करके धारा व विभवांतर के मान को मैंने बार बार नोट कर लिया, मतलब बहुत बार नोट कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर धारा के मान को और विभवांतर के मान को, मतलब ये वोल्ट मीटर विभवांतर और धारा के मान को बार बार नोट कर लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले इतनी बातें यहाँ पर लिख दीजिए, जो मैंने यहाँ पर बताया वही बातें लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको एग्जामिनर को समझ में आएगा, हाँ बच्चा कैसे इसको सत्यापन किया है, ये बातें पता होनी चाहिए। देखिए, मैं लिख देता हूं पहले, क्या है, यहां पर लिखेंगे कुंजी को दबाने पर, कुंजी को दबाने पर अमीटर से धारा का मान, अमीटर से धारा का मान व वोल्ट मीटर से यहां पर लिखिए भाई, वोल्ट मीटर से विभवांतर नोट कर लिया जाता है, विभवांतर नोट कर लिया जाता है। नोट कर लिया जाता है। मैंने यही बताया ना आपको कि मैंने जैसे ही कुंजी को दबाया अमीटर से, अब ये धारा फ्लो होने लगी इसमें, और धारा जब फ्लो होने लगी तब अमीटर से मैंने धारा का मान नोट कर लिया, और यहां पर जब धारा पहुंची, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, अब वोल्ट मीटर से मैंने विभवांतर के मान को नोट कर लिया। अच्छा, नोट कर लिया जाता, उसके बाद क्या है, धारा परिवर्तक की सहायता से, ये क्या है, धारा परिवर्तक है, और धारा परिवर्तक की सहायता से मैंने धारा के मान को बहुत बार बदला, और अमीटर से फिर वही अमीटर से धारा के मान को नोट कर लिया और वोल्ट मीटर से विभवांतर को बार बार नोट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, पहले इतना चीजें लिख लीजिए, क्या है, धारा परिवर्तक की सहायता से, धारा परिवर्तक की सहायता से, धारा परिवर्तक की सहायता से धारा के मान को बदलकर, धारा के मान को बदलकर धारा व विभवांतर, धारा व विभवांतर को बार बार
नोट कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। मैंने देखिए इतनी बातें मैंने आपको लिखवा दी। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए हमें एक विद्युत परिपथ की आवश्यकता होगी। विद्युत परिपथ आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि विद्युत परिपथ पर इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने हर एक के संकेत और प्लस में विद्युत परिपथ टॉपिक खुद मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा, अब देखिए मैंने एक विद्युत परिपथ लिया, अब उसमें माना एक विद्युत परिपथ जिसमें बल्ब है, ये क्या है धारा परिवर्तक, अमीटर, ये क्या है प्रतिरोध है, ये अमीटर, ये धारा परिवर्तक, कुंजी और बैटरी को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। उसके बाद वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद कुंजी को दबाने पर अमीटर से धारा का मान व वोल्ट मीटर से विभवांतर को नोट कर लिया जाता है। अच्छा, ये धारा परिवर्तक की सहायता से मैंने धारा के मान को बहुत बार बदला। अच्छा, धारा परिवर्तक की सहायता से धारा के मान को बदल करके धारा व विभवांतर को बार बार नोट कर लिया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, विभवांतर को y अक्ष पर, अभी हम इसके बीच में ग्राफ भी खींचेंगे, ध्यान समझिए, विभवांतर को y अक्ष पर व धारा के मान को x अक्ष मान करके हम उन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। जब ग्राफ खींचेंगे तब उनमें हमें क्या होगी, एक x अक्ष की आवश्यकता होगी, एक y अक्ष की आवश्यकता होगी। अब मैंने आपको जैसा बताया कि विभवांतर को हम y अक्ष पर रखेंगे और धारा के मान को यानी I को हम x अक्ष पर रखेंगे। उनके बीच में मैं आपको ग्राफ खींच करके बताता हूं, इतनी चीजें आप लिख लीजिए। तो देखिए भाई, मैंने आपको बताया, मैंने ये आपको ओम के नियम के सत्यापन में ये विद्युत परिपथ से संबंधित जितने भी बात थे मैंने बता दिया। मैं कहां पर पहुंचा था, मैंने धारा प्रवर्तक की सहायता से धारा के मान को बदला और धारा प्रवर्तक की सहायता से बार बार बदला। उसके बाद धारा व विभवांतर को बार बार नोट कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता, जब मैंने धारा व विभवांतर को बार बार नोट किया तब हमें एक ग्राफ खींचने की आवश्यकता होती है। देखिए, विभवांतर v मतलब विभवांतर को हमने y अक्ष मानकर, मतलब विभवांतर के मान को y अक्ष व धारा के मान को x अक्ष मान करके ग्राफ खींचते हैं। अब वो ग्राफ कैसे खींचा जाता है इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा भाई। विभवांतर के मान को y अक्ष व धारा के मान को x अक्ष मानकर ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। मैं जो बातें लिखवा रहा हूं उसको लिख लीजिए, क्योंकि यहां से अभी आपको चीजें पता लगेंगी कि कैसे चीजें होती हैं, मतलब कैसे ये विभवांतर V व धारा I का जो अनुपात है वो नियत कैसे आएगा, अभी आपको पता चलेगा। ध्यान से समझिएगा जितनी बातें मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बताया, विभवांतर के मान को x अक्ष व धारा के मान को, विभवांतर के मान को y अक्ष व धारा के मान को x अक्ष मान करके हम क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। अच्छा, अब ग्राफ खींचते मैंने क्या माना है, v के मान को मैंने y अक्ष पर रखा है और x के मान को, मतलब ये धारा के मान को x अक्ष पर रखा। देखिए ध्यान से, यहां पर एक मैं कोष्टक बनाऊंगा और यहां पर लिखूंगा धारा I का मान और V का मान, जो हमने धारा प्रवर्तक की सहायता से धारा के मान को बदल बदल कर जो मैंने नोट किया है वो क्या है, यही बातें मैं यहां पर लिखूंगा। देखिए ये क्या है, विभवांतर V है व धारा I है। अच्छा, यहां पर कितना मैंने नोट किया है, ये 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट और 50 वोल्ट,
ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी भाई, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको पेपर में अगर लिखेंगे तो जान लीजिए अच्छा है। हालांकि आप ये अंक अपने मन से ही मान सकते हैं, हालांकि ग्राफ खींचने पर उनके क्या होगा, उनके बीच में एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पर आप चाहे जो अंक माने, लेकिन सरल रेखा हमें ग्राफ में प्राप्त होनी चाहिए। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि विभवांतर के 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट और 50 वोल्ट लिया है हमने। अच्छा, इतनी बातें क्लियर हो गई। और धारा के मान को हमने कितना लिया है, 4, 6, 8 और यहाँ पर 10, यानी ये 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर और 10 एम्पियर लिया है। अच्छा बताइए, क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हुई? अगर आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हुई तो मैं ग्राफ खींचता हूँ। ये क्या है, ये है वाई अक्ष, और ये क्या है, एक्स अक्ष। ये क्या है, वाई अक्ष है, और ये क्या है, एक्स अक्ष है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि वाई अक्ष पर कौन से मान को होना चाहिए, वाई अक्ष पर होना चाहिए विभवांतर यानी V, और एक्स अक्ष पर होना चाहिए धारा का मान जो कि I है। यहां पर क्या होगा, 20, 30, 40 और 50। यहां पर लिखूंगा 20, 30, 40 और 50। अच्छा, ये क्या है, ये विभवांतर का मान है। अच्छा, और यहां पर क्या होगा, ये धारा, ये 1, 2, 3 और ये 4। अच्छा, यहां पर क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। बताइए क्या बातें आपको क्लियर हो रही हैं? और यहां पर ये क्या है, धारा I का मान है, ये धारा x अक्ष पर रहेगा। ये क्या है, ये y अक्ष है, और ये क्या है, ये x अक्ष है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो, मैंने क्या बताया, देखिए विभवांतर के मान को y अक्ष पर और धारा के मान को x अक्ष पर मान करके हम ग्राफ खींचेंगे। और ये धारा प्रवर्तक की सहायता से जो मैंने धारा के मान को बदल बदल के विभवांतर व धारा I का जो अनुपात है उनको मैंने नियत कर लिया, इनके मान को। अच्छा, अब इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। अच्छा, जब हम 20 से ये 20 और 4 का जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ कहीं बीच में आएगा, हाँ आएगा भाई। और जब 30 और 6 का, ये क्या होगा, 6 ऊपर जाएगा और ये 30 यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं बीच में ग्राफ आएगा। और ये 40 और 8 का ग्राफ जब हम खींचेंगे तो यहाँ कहीं बीच में आएगा। और ये 10 और 50 का जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ कहीं बीच में आएगा। इसका मतलब खींचने पर जो है हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। देखिए ये हमें क्या होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। अगर आपने निर्देशांक वाला चैप्टर इंद्राम सर के द्वारा अगर पढ़ा है तो इसमें भाई आपको कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने ये 4 और 20 के बीच में ग्राफ खींचा, यहाँ पर आया बिंदु, और 6 और 30 के बीच में ये यहाँ पर आया, 40 और 8 के बीच में यहाँ पर आया, और 50 और 10 के बीच में यहाँ पर बिंदु आया। अच्छा, ये हमें ग्राफ खींचने पर जो है एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। क्या है, ये सरल रेखा प्राप्त हो रही है, सरल रेखा प्राप्त हो रही है। बताइए यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई या नहीं? मैं आशा करता हूं कि यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां तक मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया विभवांतर के मान को y अक्ष पर व धारा के मान को x अक्ष मान करके हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे। जब ग्राफ खींचा यहां पर तो यह यहां पर कहीं बीच में आया, और ये 6 और 30 का यहाँ बीच में आया बिंदु, और 40 और 8 का यहाँ पर आया बिंदु, और ये 50 और 10 का बीच में यहाँ पर आया। मतलब देखिए यहाँ पर ये इनका जब मैंने ग्राफ खींचा तो ये एक सरल रेखा प्राप्त हुई। अच्छा, जब सरल रेखा प्राप्त हुई तब क्या हुआ, तब हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि विभवांतर V व धारा I के मान के बीच में, जब मैंने विभवांतर V व धारा I के बीच में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि धारा V व I का जो अनुपात है, मतलब विभवांतर V व धारा I का जो अनुपात है वो नियत रहता है, मतलब एक कांस्टेंट रहता है। यही बातें हमें यहाँ पर लिखनी होंगी। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए क्या लिखूंगा, विभवांतर V, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद लिख रहा हूं भाई, ताकि आप हर एक चीजों को अच्छी तरीके से लिख सकें। अब इसके नीचे आप यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसके नीचे लिखिएगा क्या है, इसका मतलब
इसका मतलब विभवांतर v क्या है, विभवांतर v विभवांतर v व धारा I के बीच में, धारा I के बीच में ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात v व I का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। अर्थात v यानी विभवांतर व धारा I का अनुपात जो होता है, अनुपात नियत रहता है, नियत रहता बस। ये ओम का नियम का सत्यापन हो गया। भाई देखिए यहां पर क्या है, इसका मतलब जब विभवांतर v व धारा I के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यह है कि अर्थात v व I का जो अनुपात है वो नियत है, मतलब विभवांतर व धारा का अनुपात क्या है, नियत है। यही बातें हमें सिद्ध करनी थी। मैंने आपको क्या बताया था, विभवांतर व धारा I का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, और मैंने विभवांतर v व धारा का I का अनुपात क्या कर दिया, नियत सिद्ध कर दिया। बस ओम के नियम का सत्यापन हो गया। मैंने सबसे पहले क्या बताया, मैंने ओम का नियम बताया, उसके बाद मैंने ओम के नियम का सत्यापन कराया। ओम के नियम के सत्यापन में मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि सबसे पहले एक विद्युत परिपथ लेते हैं और विद्युत परिपथ में बल्ब, कुंजी और धारा प्रवर्तक और क्या है अमीटर को, बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उसके बाद मैंने कुंजी को दबाया, कुंजी को दबाने पर अमीटर से धारा का मान व वोल्ट मीटर से विभवांतर को बार बार नोट कर लिया, और जो बार बार नोट किया था विभवांतर और धारा का मान वो यही है। अच्छा, जब मैंने बार बार नोट किया उसके बाद क्या हुआ, धारा प्रवर्तक की सहायता से मैंने धारा के मान और विभवांतर को बार बार नोट कर लिया। उसके बाद विभवांतर के मान को y अक्ष पर व धारा के मान को x अक्ष मान करके मैंने इनके बीच में एक ग्राफ खींचा। जब ग्राफ खींचा तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि विभवांतर v व धारा I के बीच में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अच्छा, जब सरल रेखा प्राप्त होती है इसका मतलब विभवांतर v व धारा I का जो अनुपात है वो क्या है, नियत है। और मैंने आपको यही बताया था, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, प्रकृति आदि ना बदली जाए तब चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, नियत रहता है, और मैंने नियत सिद्ध कर दिया। बताइए क्या आपको यह ओम का नियम समझ में आ गया? मैं आशा करता हूं कि ओम का नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं दो बातें लिखवा देता हूं, ओम के नियम की सीमाएं, जो कि हमारे पेपर में पूछ लेता है। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि ये ओम का नियम जो मैंने सत्यापन करवाया है इसमें साथियों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। भाई देखिए, आप इसका अगर आधा भी मेहनत कर देंगे ना तो ये सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और देखिए कितने आसान शब्दों में मैंने ये बताया है, इतने से आसान शब्दों में ये वर्ड्स लिखे ताकि हमारे भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से ये बातें समझ में आ जाएं। मैंने इतने जो कठिन ओम का नियम बहुत बच्चों को लगता है, मैंने इसको एकदम साधारण में करके आपको दे दिया है, और ये एक हमारे पेपर में लिखने का बेहतर तरीका भी बताया है। तो साथियों मैं आपको ओम के नियम की सीमाएं भी बताने जा रहा हूँ। तो देखिए भाई, ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं? ये ओम के नियम की दो सीमाएं हैं। क्या पहला क्या कह रहा है कि ओम का नियम जो है वो केवल धात्विक चालकों पर ही लागू होता है, मतलब ये केवल धातुओं पर ही लागू होता है। और दूसरा क्या कह रहा है, यदि चालक तार का ताप व प्रकृति को अगर हम नहीं बदलेंगे तब प्रतिरोध यानी आर जो होगा वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये दो बातें हैं किसमें, ओम के नियम की सीमा में। पहला क्या, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर लागू करता है, और यदि हम चालक तार की ताप यानी टेम्परेचर को और उनकी प्रकृति मतलब उनकी अवस्था को ना बदलें तब प्रतिरोध जो होता है वो नियत रहता है। बताइए भाई, क्या आपको ये ओम के नियम की सीमाएं और ओम के नियम की परिभाषा और ओम के नियम का जो सत्यापन मैंने करवाया उतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं?
मैं आशा करता हूं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आज की क्लास में कराई है उतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक बात आप इस वीडियो में जरूर बताइएगा कि ये आज की क्लास आपको कैसी लगी। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैथ, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान रोज हर एक दिन प्रॉपर तरीके से क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। और साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।